उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी। कौन सूरज की तरह निकलेगा, हम निकलेंगे। कौन दरिया की तरह मचलेगा, हम मचलेंगे। वो खरीदार हैं हम, वो खरीदार हैं हम जिसकी जेब खाली है। कौन बाजार का रुख बदलेगा, हम बदलेंगे। सभी गुरुओं एवं आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच हम सबको नरक से चरक की ओर ले जाने एक ऐसे गुरु वैद्य आए हैं जो हमेशा से युवा वैद्यों के अनुकूल बात करते हैं। आयुर्वेद को अपनी माँ और चरक जी को आयुर्वेद की प्रतिमा मानने वाले आज हमारे बीच वैद्य शैलेंद्र शर्मा सर आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। सर आयुर्मानव आयुर्वेदा के फाउंडर हैं। साथ ही सर रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ सीसी आरएस ग्वालियर में एसआरएफ की पोस्ट पर स्थापित है। तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए चलिए चलते हैं नरक से चरक की ओर। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। देखिए चरक जो जैसा कि आपने उसमें पढ़ा है कि नरक से चरक की ओर, ये टाइटल का मेन जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि हम जो वैद्य हैं, ज्यादातर मुझे सुनने वाले युवा वैद्य ही हैं जो कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ अभी पढ़ रहे हैं और कुछ अभी शायद क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी एंटर हुए हैं। तो जो मेरे साथ प्रॉब्लम होती थी वही चीज मैं यहाँ शेयर करूंगा कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी, मुझसे कई क्वेश्चंस पूछते हैं सर कौन सी बुक को हम पढ़ें, कौन सी बुक को हम प्रेफर करें, कौन से राइटर की बुक हमारे पास बेस्ट होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि राइटर कौन सा अच्छा है, कौन सी बुक अच्छी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि जो आपने अभी तक अपनी कॉलेज लाइफ में पढ़ा है वो आपको अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम कहीं भी जब भटकते हैं, जब हमें अपना पास्ट में जो भी पढ़ा है वो हमें क्लियर नहीं होता। और आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमें अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान, उसके बाद फिर हम सेकंड ईयर में जब मैं सेकंड प्रॉफ में आया था तो वहां पर चरक संहिता स्टार्ट हो गई थी। और जो मेरा टाइम था, मैंने चरक संहिता वो पूरे प्रॉफ में तकरीबन 15 से 20 बार पढ़ मारी, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। क्योंकि हम लोग निकल के आए हुए होते हैं 12th से, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मजा नहीं आता कि संस्कृत पढ़ने को मिल रहा है। लेकिन जब वो 15 से 20 बार मैंने चरक संहिता को पढ़ लिया, जो पूर्वार्ध है उसका, उसके बाद जब मैं उत्तरार्ध की तरफ बढ़ा नेक्स्ट प्रॉफ में, तब मुझे समझ में आया कि ये वाकई चरक संहिता के जो पूर्वार्ध था वो अब काम आने वाला है। क्योंकि वहां पर हम एक तरीके से कोरिलेट नहीं कर पाते कि जो हमें ये चीजें बताई गई हैं दीर्घजीप्ति अध्याय में, जो षड्विरेचनी अध्याय में, जो भी हैं, जो चीजें बताई गई हैं उनको अप्लाई कहाँ करना है। लेकिन जब हम चिकित्सा स्थान पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो सूत्र स्थान में, जो विमान स्थान में जो कंसेप्ट हमें आचार्य चरक जी ने बताए थे वो बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा है टू अप्लाई क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। और इनके बेसिस पर हम काफी हद तक, काफी हद या मैं तो ये कहूँ कि सारी हदों को पार करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि चरक संहिता को समझें कैसे। चरक संहिता एक सिंपल चीज तो नहीं है। अभी कई लोग बोलते हैं कि चरक संहिता में हमारे काशीनाथ जी की चरक संहिता आती है, हमारे उपाध्याय जी की चरक संहिता आती है, चरक संहिता रविदत्त त्रिपाठी जी की आती है। तो कौन से राइटर की चरक संहिता अच्छी है? सभी राइटर्स ने अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है वहां पर डिटेल में। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि चरक संहिता या भागवत संहिता या सुश्रुत संहिता, कोई सी भी संहिता को समझने से पहले आपके अंदर एक फैंटेसी होनी चाहिए। हम जब भी संहिता पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आना चाहिए कि हम संहिता नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी जिंदगी के, अपने पूर्वजों के युग में जा रहे हैं जिस समय पर वो संहिता लिख रहे थे। जैसे वो हॉलीवुड की मूवियां होती हैं जहां पर आपको प्रेजेंट से ले जाकर के उस फैंटेसी टाइम में ले चलते हैं और बड़ा एडवेंचर सा हमें फील होता है। वही एडवेंचर हमें चरक संहिता या किसी भी संहिता को पढ़ते हुए महसूस करना है। जब हम उन संहिताओं को पढ़ें तो हम उन शब्दों से बात नहीं कर रहे हो जो उसमें लिखे हुए हैं, हमें उन शब्दों को समझना है जो उन्होंने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सूत्र स्थान में दीर्घजीप्ति अध्याय उन्होंने लिखा, पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि दीर्घजीप्ति अध्याय का नाम दीर्घजीप्ति अध्याय क्यों दिया होगा, कोई और भी दे सकते थे। अब जैसे हमारे दीर्घजीप्ति अध्याय में तीनों दोषों के बारे में, मतलब टोटली यही कहें कि बेसिक प्रिंसिपल्स
ऑफ लाइफ उसके बारे में दिया गया है, जिसमें त्रिदोष हैं, अग्नि हैं, दोषों के गुण हैं, उस पर चर्चा की है। ऐसा ही जस्ट हमारे वागवट जी ने किया है, लेकिन उन्होंने उसका नाम दूसरा दिया है। दोनों ही चीजों को समझने का ये है कि दोनों में, एक में आयु, एक में दीर्घ जीवती है। कुल मिलाकर के वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ को, अगर आपको लंबे समय तक के लिए ले जाना है, वो भी स्वस्थ के जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको इन चीजों को समझना होगा। तीनों दोषों को, अग्नियों को, धातुओं को आपको बैलेंस में रखना होगा। लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम सीधा डायरेक्टली डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं कि अरे इस पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इसको ये बीमारी है, ये इसका ट्रीटमेंट। आयुर्वेद सार संग्रह जो बुक है या आयुर्वेद मिडलाइन है, उसमें एज इट इज दिया है, उसको उतार के दे देते हैं। ये ट्रीटमेंट जो होता है वो व्याधि समुच्चय ट्रीटमेंट होता है, दोष समुच्चय ट्रीटमेंट एक अलग है। आचार्य चरक ने दोनों ही चीजों पर जोर देते हुए कहा है कि पहले पेशेंट आ रहा है तो वहां आप उसके सिम्टम्स को क्योर कीजिए, दैट इज व्याधि। आप उसके रूट कॉज को ट्रीट करेंगे, दैट इज दोष समुच्चय चिकित्सा। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संहिता, चरक संहिता के बारे में पूरा व्याख्यान मैं करूं तो कभी नहीं कर सकता, और मैं अभी इतना निपुण भी नहीं हूं कि पूरी चरक संहिता को मैं आपको बताना शुरू कर दूं। और अगर मैं बता भी रहा हूं तो फिर मैं गलत कर रहा हूं, कि जितना मुझे प्रैक्टिकली आता है वो आपके साथ शेयर करूं, वो बेटर रहेगा। मैं जब भी पेशेंट देखता हूं, मैंने स्टार्टिंग जब की थी, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, मुझे ज्यादा किसी गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ था। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं जा नहीं पाया बाहर किसी के पास सीखने। तो मैंने एक कंसेप्ट किया, मैंने कहा यार अपनी चरक संहिता को ही पढ़ते हैं और थोड़ी फिजियोलॉजी जो शिव कुमार गौड़ जी की चलती है वहां से कंसेप्ट उठाते हैं। जब आप चरक संहिता को पढ़ रहे होते हैं तब आपको ये सोचना होता है कि इस लाइन को लिखने से पहले आचार्य चरक के माइंड में क्या चल रहा है, उस सोच तक हमें जाना है। किसी भी आचार्य की सोच को हमें पकड़ना है। आप उस आचार्य की सोच को जब पकड़ लेते हैं तो उसी तरीके से आप सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे रायक्षमाद जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है तस्य बलम ही बिड बलम। बाकी तो और कंसेप्ट हैं कि उसके रायक्षमा क्यों होता है, उसका चिकित्सा सूत्र क्या है, ये चीजें क्या है, लेकिन तस्य बलम ही बिड बलम, इस चीज पे कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते और बहुत सी चीजें यहाँ पर आकर के रुक जाती। लेकिन ये बहुत मजबूत कंसेप्ट है। रायक्षमा को पहली गलती तो हम लोगों ने ये कर दिया कि रायक्षमा को हमने ले जा करके ये बोल दिया कि एक ट्यूबरकुलोसिस है और इसके अलावा कुछ नहीं। पहली तो गलती यही है कि वो रायक्षमा चैप्टर जो है, जितनी भी डिजीजों में इम्यूनिटी हमारी सप्रेस होती है, वो सारी डिजीज उसके अंदर इंक्लूड आचार्य चरक ने की। और जो एकादश रूप, त्रिरूप और षडरूप का जो वर्णन किया है, वो सारे रूपों को अगर आप देखें तो किसी ना किसी डिजीज में मिलते हैं। अगर आप एड्स के पेशेंट को देखेंगे तो वो एड्स वायरस की वजह से नहीं मरता, उसमें CD4 CD8 सेल्स जब डाउन होती हैं तब उसके अंदर कोई सी भी डिजीज, डायरिया भी आ जाए या उसको ट्यूबरकुलोसिस भी आ जाए, तो उस डिजीज की वजह से उसकी डेथ होती है। आप अभी फिलहाल कोरोना को ही देख लीजिए, तो कोरोना में भी जो कंसेप्ट लग रहे हैं, कोरोना में तो एज इट इज एकादश रूप के रूप मिल रहे हैं पेशेंटों के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस में। किसी में 3 है तो किसी में 4 सिम्टम है, किसी में 6 है तो किसी में 11 के 11 सिम्टम आ रहे हैं। तो वही मैं कह रहा था कि तस्य बलम ही बिड बलम जो लिखा है उसको आप कैसे समझोगे। आपको आज जब पेशेंट आप ट्यूबरकुलोसिस का देखते हैं या किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी देने जाते हैं तो आप देखेंगे उस पेशेंट को, जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो पेशेंट लगभग हेल्दी दिख रहा है। जिस पेशेंट को लूज मोशंस हो गए हैं वो पेशेंट हेल्दी नहीं दिखता। आपने मल का एक तरीके से कंसेप्ट पढ़ा होगा, वो अग्नि को धारण करने का काम करता है। जब भी मल धारण किसी पेशेंट को होता है तो उसके शरीर में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। किसी व्यक्ति के टेम्परेचर की होम्योस्टेसिस अगर है तो उसकी बॉडी में सारी प्रोसेस सुचारू रूप से चल रही होती है। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि हमारे शरीर की चिकित्सा सभी लोग करते हैं, एलोपैथी में भी बॉडी की ऑर्गन की ट्रीटमेंट हो रही है, बट सेलुलर लेवल पर जाकर के कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आचार्य चरक ने वात पित्त कफ को जिस प्रकार से, जितनी सुंदरता से समझाया है पहले ही चैप्टर में सूत्र स्थान के, अगर उस चीज को हम पकड़ें
तो हमें कोशिका के अंदर तीनों चीजें देखने को मिलती हैं, जो तीनों चीजें एक डिफरेंट वे में आपको बताता हूँ। वात दोष को जब हम समझते हैं तो वात दोष से क्या समझ में आता है कि जो गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो वात है। और सेल के अंदर जो साइक्लोसिस मूवमेंट हो रही है, सेल के अंदर जो मैसेंजर आरएनए कर रहा है, सेल के अंदर चौड़ाई कम है ना यार, गली में खड़ी गली में चौड़ाई कम है, वो ला के दिखा चुका है, हम लगवा चुके। रूपेश से अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हेलो जी। तो सेल के अंदर जो साइक्लोसिस मूवमेंट हो रही है उसे हम बात से समझते हैं। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो भी कर रहा है, जो भी प्रोसेस हो रही है उसके अंदर, उसकी मेम्ब्रेन्स के बीच से आदान प्रदान होना न्यूक्लिक एसिड्स और अन्य चीजों का, गोल्गी बॉडी का, लाइसोसोम का, वो एक पित्त का कर्म होता है। और प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये हमारी सेल के अंदर कफ का काम करते हैं। जब आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपको फीकल ट्रांसप्लांटेशन मिलेगा, जो आज मॉडर्न साइंस भी मानने लगी है, डिफरेंट डिजीजेस में इन चीजों को देने लगी है। अगर हम उस समय पे होते जिस समय पे आचार्य चरक हैं, तो शायद हमें इन चीजों को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता। लेकिन आज हमारे पास कई ऐसे मॉडर्न रिसर्च पेपर आ चुके हैं जो कि हमारी संहिताओं से उठाए गए हैं, हमारे एंशिएंट साइंस से उठाए गए हैं। हम हमारा पैटर्न क्या है, हम उन लोगों को फॉलो करने चल दिए हैं, जबकि वो हमारी संहिताओं से कंसेप्ट उठा रहे हैं। जैसे वात पित्त कफ के दिन में जो टाइम डिसाइड है कि वात इतने से इतने बजे तक, पित्त इतने से इतने तक और कफ इतने से इतने तक, इसके ऊपर भी एक जापानीज साइंटिस्ट उन्होंने रिसर्च करके दिया है। चरक चिकित्सा स्थान की तरफ हम चलते हैं तो चरक चिकित्सा स्थान में हमें सबसे पहले रसायन चैप्टर मिलता है। रसायन के बाद वाजीकरण, उसके बाद ज्वर, उसके बाद रक्तपित्त, उसके बाद गुल्म, ऐसे करते हुए डिफरेंट वेरिएशंस में लास्ट में जाके 30वें चैप्टर पे जाके वो खत्म होता है। कई स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर आचार्य चरक ने हमारे यहाँ पर आम का वर्णन नहीं किया है, आचार्य चरक ने हमारे यहाँ पर कैंसर का वर्णन नहीं किया है, अर्बुद छोटा सा लिख के वो चल दिए हैं। और एक तरफ कहते हैं कॉलेज के अंदर कि चरक संहिता में जो नहीं मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि चरक संहिता के अंदर सारी चीजें लिखी जा चुकी। तो इसके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि चरक संहिता में आम शब्द का उपयोग भले ही ना ज्यादातर हुआ हो, लेकिन जितनी भी कफज व्याधियां हैं उनको आप आम से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृतिस्तु श्लेष्मा हमारी ओज से निर्धारित किया गया है। प्राकृतिक कफ जो है वो हमारे ओज का गुण है, हमारे ओज को डिनोट करता है। तो अप्राकृतिक कफ क्या होगा? आम होगा। उसको इनडायरेक्टली ही हमें समझना है। तो अगर कफज अतिसार आ रहा है तो उसको आमज अतिसार में आप इंक्लूड कर सकते हैं। वातरक्त अध्याय के अंदर हम कहते हैं कि हमें आम बात नहीं देखने को मिलता, और जब वातरक्त अध्याय के कुछ ट्रीटमेंट को हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि आम बात तो उसमें एक्चुअली ट्रीट उन्हीं मेडिसिन से ट्रीट हो रहा है। हमें जब हम रसायन चैप्टर पढ़ते हैं चरक चिकित्सा स्थान में तो हमें समझ में आता है कि रसायन चैप्टर का अर्थ क्या है। एक्चुअली में रसायन का अर्थ होता है कि सप्त धातुओं का पोषण करते हुए आगे बढ़ना, जिसके बारे में गृहिणी अध्याय में जाकर के सप्त धातुओं के बनने की प्रोसेस को हमारे आचार्य चरक ने बताया है। कैंसर एक डिजीज ऐसी है जो किसी भी रोग की अंतिम स्थिति पे जाकर के डिपेंड करती है। अगर आपने किसी व्यक्ति के रोग को प्रारंभिक अवस्था में नहीं किया तो वो क्रॉनिक स्टेज में जाएगी, और क्रॉनिक स्टेज के बाद वो कैंसर में परिणत होगी। और कैंसर में परिणत क्यों होती है? वही कंसेप्ट जब आप 12th की बायोलॉजी को उठाएंगे और आचार्य चरक के कंसेप्ट को उठाएंगे कि वात पित्त कफ तीनों जब बिगड़ जाते हैं, त्रिदोष जब बिगड़ जाते हैं, त्रिदोष विकराल रूप ले लेते हैं, तो एक भयानक रोग का रूप वो ग्रहण करते हैं। भयानक रोग आज की डेट में क्या है? सिर्फ कैंसर है, जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा है। उस पेशेंट की लाइफ को भी कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में लामा इंस्टीट्यूट है जो कि धर्मशाला में है, उन लोगों ने इस पे कुछ हद तक एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है जो कामयाब है। मेरी कॉलोनी से भी कुछ लोग जाते हैं जो वहां से 10-10 सालें हो गई और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिनसे बोल दिया था कि ये मुश्किल से 1 साल या 1.5 साल जिंदा रहेंगे। जो रसायन चैप्टर है, आप अगर एक नॉर्मल सी चीज देखें कि
कैंसर होता क्या है? कैंसर एक्चुअली में हमारी बॉडी में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इन दोनों का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाओं का सेल डिवीजन बढ़ जाता है। हर सेल का एक न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है जो बैलेंस होना चाहिए, जिसको साम्यावस्था में रखने के लिए हमारे सारे आचार्यों ने बोला है। अब आप कहेंगे मॉडर्न को मैं क्यों लेके आ रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए लेके आ रहा हूं कि आज के समय पर आप चरक संहिता को समझेंगे तो आपको कुछ मॉडर्न प्रारूप लेने पड़ेंगे जो आप उनकी कही हुई दिव्य दृष्टि को समझ सकें कि उन्होंने किस लेवल पे जाके उस समय सोचा होगा कि रसायन चैप्टर को फर्स्ट टाइम पे क्यों लिखना है। कि रसायन चैप्टर को फर्स्ट टाइम पे आपको इसलिए लिखना है जब सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, जब सारी ट्रीटमेंट की जो गतिविधियां हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, फेल हो जाए तो आपको उस व्यक्ति को रसायन थेरेपी पे लेके आना है। और रसायन थेरेपी पर आप जब लेके आओगे तो वो व्यक्ति कंप्लीटली क्योर होगा। तो रसायन चैप्टर में लाभोपायो शस्त्रादीनाम रसादीनाम रसायनम जो हमारे यहाँ बोला गया है, आप रस धातु को पर्टिकुलरली आप प्रॉपर वे में बनाते हैं तो प्रॉपर रस धातु से रक्त धातु का निर्माण और इससे जाकर के सप्त धातुओं का निर्माण होता है। तो सोचिए किसी व्यक्ति की अगर हम सारी सेल्स को रेजुविनेट करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या अपने पास की कैंसर सेल का भक्षण नहीं कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। यही प्रोसेस कैंसर सेल के साथ होती है कि कैंसर सेल नेचुरल सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं और नेचुरल सेल्स कैंसर सेल्स पर हावी नहीं हो पाती क्योंकि उनके अंदर वही न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब हो रहा होता है। आचार्य चरक की अगर चरक संहिता जो है उसको आप अगर डिटेल में समझें तो आपको वहां पर सारे प्रारूप देखने को मिलते हैं और उन प्रारूप को देखने से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उन्होंने किस रूप में जाकर के, कितना डिटेल में जाकर के इस चीजों को लिखा है। हम किसी भी चीज की चिकित्सा जब करते हैं तो उस चिकित्सा करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली में इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो बेसिक प्रिंसिपल हम फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। और बेसिक प्रिंसिपल क्या है? संप्राप्ति विघटन को समझने की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या हम कितना संप्राप्ति विघटन को समझते हैं? जबकि आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य भागवत ने सबसे पहले अपने किसी भी संहिता के प्रथम अध्याय में ही लिख दिया है कि 3 दोषों को समझ लीजिए, उनके ये गुण हैं और ये इनके जो पैरामीटर्स हैं इसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। वात दोष है, पित्त दोष है और कफ दोष है। तीनों के शारीरिक स्तर के गुण और मानसिक स्तर के गुण उन्होंने एक श्लोक के अंदर लिख दिए हैं। लेकिन अब हमारे पास आचार्य चरक तो नहीं है, तो अब कैसे हम उस चीज को समझेंगे कौन से शारीरिक गुण हैं, कौन से मानसिक गुण हैं? आपको पेशेंट के अंदर एनालिसिस करना होगा, जिसकी बॉडी में कौन से गुण बढ़े हुए हैं, कौन से गुण की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे दारुण गुण बढ़ता है, वात का जो दारुण गुण है वो दारुण गुण बढ़ता है तो पेशेंट को तीव्र वेदना होती है। चल गुण बढ़ता है तो पेशेंट को एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस होते हैं जिस ऑर्गन में वो चल गुण बढ़ता है। हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अगर रुक्ष गुण बढ़ता है तो पेशेंट को ड्राइनेस स्टार्ट होती है, जैसे ड्राई सोरियासिस जो होता है उसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से अगर हम तीनों दोषों के एक एक गुण को बारीकी से समझें और उसके अकॉर्डिंग हम हर डिजीज को पढ़ना शुरू करें तो डेफिनेटली हमको ये चरक संहिता के कंसेप्ट समझ में आते हैं। जैसे अभी जब हमने कोरोना का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया था तो लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने चरक संहिता के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने से पहले जनपदंश अध्याय जो था और जो रायक्षमा अध्याय था उसको पढ़ा था और अपने हिक्का, श्वास और कास जो भी अध्याय है उनको मैंने पढ़ा। तब मुझे जाकर के इन 5 जो चैप्टर्स हैं और अपने बेसिक आयुर्वेद है वहां से जाकर के कंसेप्ट निकले जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम जब भी गृहिणी चिकित्सा पढ़ते हैं या श्वास का पढ़ते हैं तो वहीं पर स्टक हो जाते हैं कि नहीं इसका यहीं पे लिखा होगा, इसी में से औषधि चयन करना है, इसी में से सारी चीजें निकालनी है और मैं इन चीजों को निकाल करके ट्रीटमेंट कर लूंगा। बिल्कुल ट्रीटमेंट कर लोगे। ऐसे तो आचार्य चरक ने हमारे जो कसाय लिखे हैं उन कसायों में लिख दिया है कि भविष्य में अगर कोई वैद्य अपनी युक्ति ना लगा पाए तो इन 10 द्रव्यों को उठा के दे देना तो उसका वेदना समन हो जाएगा। इन 10 द्रव्यों को उठा देना, उसका रक्त प्रसादन हो जाएगा। आप दिमाग ही मत लगाओ।
बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो उन कसायों के 10 ड्रग्स को डाल करके मेडिसिन बनाकर एक कैप्सूल फॉर्म में दे रहा है, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि युक्ति पर कोई काम नहीं कर रहा, और युक्ति पर जब कोई काम नहीं करता तो उसकी ग्रोथ एक लेवल पे जाकर के रुक जाती है। आपने सुना होगा कि आचार्य चरक ने सिर्फ युक्ति जो है प्रमाण, उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ऐसे तो उन्होंने आप्तोपदेश, अनुमान, ऐसे युक्ति है, प्रत्यक्ष है, इस प्रकार की परीक्षाएं बताई हैं, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा जाकर के किस पर जोर दिया है? उन्होंने युक्ति प्रमाण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। सोचो क्यों युक्ति प्रमाण पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया हो? ये किसी भी संहिता को या किसी भी चीज को समझने का तरीका होता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको खुद से करने होते हैं, जो मैं करता हूं खुद के साथ। सब कर लेते हैं, कहाँ पे लिखा है, इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा, कौन से पॉइंट में ये चीजें हैं, कौन सी संहिता के कौन से पेज पे है, कौन से श्लोक में है। इनसे कुछ नहीं होगा, आपको रेफरेंस याद करने हैं। बहुत अच्छा है, रेफरेंस याद करेंगे तो रेफरेंस के जरिए आप पीजी को क्वालिफाई कर पाएंगे, कई मेडिकल एग्जाम्स हैं उनको क्वालिफाई कर पाएंगे। बट रेफरेंस का इतना कोई बड़ा योगदान होने नहीं वाला कि चिकित्सा में आप रेफरेंस को पकड़े। हाँ, ये है कि पेज पलट के उस चीज को आप देख सकते हैं, लेकिन यदि आपको ये याद है कि चरक चिकित्सा स्थान में ये गृहिणी अध्याय में कंसेप्ट लिखा है, तो भी आप उस चीज को ढूंढ सकते हैं। आपके माइंड में सिर्फ एक ख्याल आना चाहिए, एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों। जब भी आप चरक चिकित्सा स्थान या चरक सूत्र स्थान या चरक संहिता के किसी भी हिस्से को पढ़ें, आपके माइंड में सिर्फ एक ख्याल आना चाहिए कि क्यों ऐसा उन्होंने बोला, क्यों ऐसा उन्होंने लिखा। और उस क्यों के जवाब को ढूंढने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उनको आकर के यहां से कोरिलेट कीजिए। क्योंकि जब हमारे पास फैसिलिटी है कई रिसर्च पेपर की, तो उसको क्यों नहीं पढ़ सकते? जब मैंने फीकल ट्रांसप्लांटेशन को पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ये क्यों आचार्य चरक ने इतना गजब का बोला है, और अकेला रायक क्षमा में उन्होंने बोला है। अब मैं अगर रायक क्षमा को पढ़ता तो तस्य बलम ही बिडबलम को केवल वहीं पर ही अप्लाई करता रहता, लेकिन मल को रोकना बहुत सारी डिजीजों में कारगर है, जो कि ये मॉडर्न साइंस वाले फीकल ट्रांसप्लांटेशन से हमारे इंटेस्टाइनल कैंसर में भी वर्क कर रहे हैं। आप जब गुल्म चिकित्सा को पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे चूर्णों का योग आता है। आप अगर एक जो सिस्टम मैंने लास्ट के सेमिनार में बताया था कि हमें ये भी देखना होता है कि आचार्य चरक ने सितोपलादी चूर्ण यहाँ सबसे पहले क्यों लिखा, तालीस आदि को नेक्स्ट लेवल पे जाके क्यों लिखा। तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्यों लिखा, इस क्यों को जब आप बोलते हैं तो आपको चीजें समझ में आती हैं कि सितोपलादी को क्यों लिखा है। सितोपलादी आप प्राइमरी स्टेज में बहुत अच्छे तरीके से काम करवा सकते हैं वहां पर, लेकिन जहां पर स्टेज डिस्टर्ब होने लगती है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, कार्डियक मॉर्बिडिटी वाले पेशेंट आ जाते हैं, उसको अरुचि होने लगती है, मंदाग्नि होने लगती है। और हमेशा ये बोला गया है कि अग्नि को सबसे पहले हमें सुरक्षित करना है ट्रीटमेंट करने से पहले। अग्नि अगर किसी पेशेंट की सुरक्षित होगी तो जो औषधि आप दोगे उस औषधि का भी पाचन अच्छे से होगा, वो औषधि भी सही तरीके से वर्क कर पाएगी, तब जाके तालीस आदि चूर्ण को लिखा। ऐसे ही हमारे गुल्म चिकित्सा में आप देखेंगे तो गुल्म चिकित्सा में कई प्रकार के चूर्णों का वर्णन किया गया है और कई प्रकार की विधियों का वर्णन किया गया है, लेकिन लास्ट में जाकर के वैश्वानर चूर्ण का उपयोग किया है। बहुत जो डिफरेंट टाइप ऑफ चूर्ण हैं गुल्म चिकित्सा में, उनको स्टार्टिंग में उन्होंने वर्णित किया है, आप जब देखेंगे चरक संहिता को ओपन करके। लेकिन आप जब देखेंगे वैश्वानर चूर्ण को जाकर के उन्होंने उन चूर्णों से लास्ट में जाके लिखा है, तो ऐसा क्यों लिखा होगा उन्होंने? वैश्वानर चूर्ण के गुणधर्म क्या है, आप इस चीज को समझिए। गुल्म चिकित्सा में लास्ट में जाके सारे गुल्म जाकर के परिणित हो जाते हैं कहां पर? सारे गुल्म जाकर के परिणित हो जाते हैं कैंसर में, एब्डोमिनल कैंसर में, सीए ऑफ इंटेस्टाइन। वैश्वानर चूर्ण का गुणधर्म क्या है अगर मोटे मोटे रूप में लें तो वैश्वानर चूर्ण का गुणधर्म मोटे मोटे रूप में क्षार प्रकृति का है। क्षरणात् क्षारहा, ऐसा आपने पढ़ा होगा या फिर से पढ़िएगा, क्षरणात् क्षारहा। कैंसर को, ट्यूमर को खत्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैंसर को खत्म करने के लिए, ट्यूमर को खत्म करने के लिए आपको लेखन कर्म आपके पास बहुत होना चाहिए, और लेखन कर्म क्षार से अच्छा कोई नहीं कर सकता। लेकिन वैश्वानर को हम यूज कहाँ कर रहे हैं? वैश्वानर चूर्ण को हम लैक्सेटिव के रूप में यूज करे जा रहे हैं, पर्गेटिव के रूप में यूज करे जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की अप्रोच पे जाकर के
किसी ने उस चीज को सोचा नहीं है कि क्या ये वहां पर जाके काम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। डॉक्टर एल महादेवन सर है, उनके लेक्चर में मैंने इसको सुना था और वहां से मैंने इसके डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस करना शुरू किए, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे। हालांकि मेरे पास कैंसर के 2 पेशेंट थे, जिनमें से कुछ जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में थे, वहां पर उनसे बोल दिया था कि 3 से 4 मंथ तक ये सरवाइव कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में मेटास्टेसिस हो चुकी थी। लेकिन वो मेरे पास किसी तरीके से आए और उस समय शायद मैं फाइनल ईयर में पढ़ता था, फाइनल ईयर में मैं पढ़ रहा था उस समय पर। मैंने एक्चुअली में चिकित्सा तो सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी और वहीं से आचार चरक के कंसेप्ट से ही स्टार्ट की थी मैंने। तब से मुझे आचार चरक और द्रव्य गुण से लगाव हो गया, क्योंकि मेरी चिकित्सा में, मेरे ट्रीटमेंट में द्रव्य गुण, फिजियोलॉजी और आचार चरक, इन 3 को प्रधानता में मैं रखता हूँ। तो जो 4 महीने का टाइम उस पेशेंट को दिया था, उस 4 महीने के टाइम में पेशेंट को इतना ज्यादा दर्द था लंबर रीजन में, इतना ज्यादा दर्द था कि वो पेशेंट ये कहता था कि मुझे मार दो, नहीं तो मैं इस प्रकार की जिंदगी नहीं जी सकता। और हमने कोशिश की उस चीज पे, कंसेप्ट लगाए कहीं से जाकर के, और रसायन चिकित्सा को अप्लाई करते हुए हमने कहा कि कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट क्या आते हैं देखते हैं। और वो कोशिश की। डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव जी हैं जो मेरे साथ मेरे बैचमेट रहे हैं, तो उनके साथ हमने मिलकर ये कोशिश की। तो हम उस पेशेंट को जो 4 महीने का टाइम पीरियड दिया था, उस पेशेंट को 1 साल 2 महीने यानी 14 महीने तक लेके गए और उस पेशेंट को विदाउट पेन लेके गए। 1 महीने के बाद उनकी बॉडी में से दर्द खत्म हो गया। अब चूंकि मेटास्टेसिस कहाँ हुई थी तो हमें प्रॉब्लम आई, मेटास्टेसिस लीवर तक पहुंच गई थी। और लीवर तक पहुंच गई थी, इससे क्या कंसेप्ट समझ में आता है संहिताओं का, कि अग्नि को बचा के रखना है। अब अग्नि का स्थान जो है, जो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जो डाइजेस्टिव जूस हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वही ऑर्गन जाके डैमेज हो गया है, तो अग्नि को आप कैसे बचाएंगे। अब मेटास्टेसिस मल्टीपल ऑर्गन्स में हो गई थी, तो उसको बचाना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन हमने कोशिश की, कुछ लेवल तक पहुंचे। अगर इस प्रकार की कोशिशें हम करते गए तो कुछ नहीं, कैंसर पेशेंट को नहीं बचा सकते तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और ये सिद्धांत आएंगे कहां से? ये सिद्धांत संहिताओं से निकल के आएंगे। एल महादेवन सर के काफी लेक्चर्स आप सुना कीजिए, मैं बताता हूं, क्योंकि मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे पास गुरु का इतना सानिध्य नहीं था। जितना भी सीखा संहिताओं से सीखा, कई गुरुओं के लेक्चर्स को सुन के सीखा, जैसे आप सुन रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके कुछ नए एक्सपीरियंस होंगे, आप अपने फ्रेंड से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से शेयर कीजिए। क्योंकि कोरोना समय पर मुझे एक सबसे अच्छी चीज दिखी, वो यही दिखी कि एक दूसरे से ज्ञान का प्रवाह इतना बेटर तरीके से हो रहा है, कोई किसी को बताने में झिझक नहीं रहा है और लगातार बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। अब जो आज कोरोना के परिप्रेक्ष्य में, मैंने कुछ टाइम पहले अभी आपसे कहा था कि जब कोरोना का चिकित्सा सूत्र हमने बनाया था, तो चरक संहिता के हमने रायक्षमा अध्याय, जनुबदंश अध्याय और इनको जाकर के हिक्का श्वास जो अध्याय है उसको जाकर के हमने इंक्लूड किया। रसौषधि में अगर कहें कि रसौषधियों का उपयोग करके हम ठीक कर रहे हैं, श्वास का चिंतामणि रस, त्रिलोक चिंतामणि रस, एक्चुअली में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इनके, श्वास का चिंतामणि रस, त्रिलोक चिंतामणि रस। लेकिन क्योंकि मैं अपनी ट्रीटमेंट में प्रधानतः चरक चिकित्सा स्थान चरक जी के जो भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को इंक्लूड करता हूँ। उन कंसेप्ट के बाद मेडिसिन का सिलेक्शन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आचार्य चरक ने कहा है कि युक्ति सर्वश्रेष्ठ है और युक्ति लगाने से आपको कोई नहीं रोक रहा। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले आपकी संप्राप्ति क्लियर होनी चाहिए। संप्राप्ति भंग करने के लिए चाहे आप रसौषधि का उपयोग कीजिए, चाहे काष्ठौषधि का उपयोग कीजिए, बस चिकित्सा सिद्धांत को नहीं तोड़ना है। चिकित्सा सिद्धांत ब्रेक करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो वहां पर मैंने अभी कुछ समय पहले फेसबुक पे भी, अपनी वॉल पे भी शेयर किया था कि ट्रीटमेंट ऑफ कोविड और पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट 2 प्रकार से श्लोक मुझे मिले थे। तो उसमें एक में बोला गया था कि अगर किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम है, श्वास काश की प्रॉब्लम है, तो या तो उसका बात बढ़ा दो, उसका कफ कम कर दो, या तो उसका कफ बढ़ा दो या उसका बात कम कर दो। अब ये दोनों चीजें अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रही हैं तो आप कहाँ देखोगे? कोविड के पेशेंट में 2 कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। एक मिल रही है लंग्स फाइब्रोसिस, दूसरी जो मिल रही है वो मिल रहा है निमोनिक कंडीशन। निमोनिया को अगर हम देखें तो निमोनिया
क्या है, लंग्स के अंदर कफ दोष का बढ़ जाना या लंग्स के अंदर लिक्विड पोर्शन का बढ़ जाना? किसी भी भाषा में आप समझ लीजिए, आयुर्वेद की दृष्टि से लिक्विड पोर्शन इज कफ। कफ दोष लिक्विड मटेरियल है, उसके जो गुण है उस गुण को उससे मैच कीजिए और आप समझेंगे कि हाँ ये कफ दोष की बात कर रहे हैं। और फाइब्रोसिस क्या है? फाइब्रोसिस है ड्राइनेस, जिसकी वजह से वहां के टिश्यू डेड होने लग रहे हैं और एक रस्सी होती है उस जैसे सेल्स का, उस जैसे वहां के टिश्यू का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप उस चिकित्सा स्थान को डिटेल में जाके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्यों बोल रहे हैं कि या तो बात को बढ़ा दो, कफ को कम कर दो। ये किस कंडीशन में जाके उन्होंने बोला है? अब उस समय पर इंग्लिश तो नहीं चलती थी, संस्कृत थी, उन्होंने संस्कृत में बोल दिया बात कर दो कफ हरा, ऐसे जाके उन्होंने बोल दिया कफ कर दो बात हरा। इस प्रकार से बोला तो वो उनकी लैंग्वेज थी। आज उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा हम लोगों के ऊपर हावी हो रही है, क्योंकि जब तक आयुर्वेदा होके नहीं आएगा तब तक हिंदुस्तानियों को समझ में नहीं आएगा और वो पाश्चात्य जगह से घूम के आएगा। जैसे योग पहले इंडिया में था, कोई किसी ने नहीं पूछा, जब विदेशों में गया वहां से फिर आया तो सब पूछने लगे यही आयुर्वेद का होगा। तो वो उन्होंने बोला था निमोनिक की कंडीशन है, निमोनिया पेशेंट, जब कोरोना के पेशेंट को निमोनिया की कंडीशन हो जाएगी तो आपको वात को बढ़ाना है, कफ को कम करना है। जिसके इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को करने के बाद क्या हो रहा है कि पेशेंट को कुछ ड्राई कफ आने लगती है और ड्राई कफ को ट्रीट करने के लिए आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमेटिक ट्रीटमेंट जो दिए हैं आयुर्वेद में उसको आप करेंगे, सिंपली क्योर होता है। दूसरा उन्होंने बोला है कफ को बढ़ा दीजिए, वात को कम कर दीजिए। वो किस कंडीशन में बोला है? जब पेशेंट को लंग्स फाइब्रोसिस डेवलप हो गई है, उसका लंग्स का एक्सपेंडेशन कम होने लगा है, तो वहां पर हमें उस कंसेप्ट को फॉलो करना। तो वहां पर मैंने मुलेठी चूर्ण का उपयोग किया और रिजल्ट मिले। कल ही पेशेंट की मेरे पास कंप्लेंट आ रही थी कि उसे बहुत ज्यादा ड्राई कफ आ रहा है, बहुत ज्यादा ड्राई कफ आ रहा है और वो खांसते खांसते परेशान हो गए। उनके चेस्ट में यहाँ पर इस पोर्शन में उनको पेन होने लगा है। मैंने सिंपल सा एक मुलेठी क्वाथ बनवा के उनको प्रदान किया। मैंने कहा आप मुलेठी क्वाथ बनाइए, मुलेठी क्वाथ को आप आधा चम्मच मुलेठी पाउडर को 2 गिलास पानी में बॉईल कीजिए, 1 गिलास रह जाए उसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप पीजिए, जैसे चाय पीते हैं शिप कर करके पीजिए। तो ऐसे उनको दिन में 3 बार पिलवाया, शाम को जाकर के 50% उनको ड्राई कफ में बहुत आराम मिल गया, 50%। और आज की रिपोर्ट है कि उनको 70 to 80% रिलीफ है। तो इस प्रकार से आचार्य चरक ने कोविड का ट्रीटमेंट बताया है। लेकिन वहां वो कोविड नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाम बदलना, नाम अलग अलग तरीके से देना, ये हमारे सिस्टम में नहीं। क्योंकि आचार्य चरक ने एक जगह पे बोला है, मुझे रेफरेंस तो याद रहते नहीं है, मैंने पहले ही बोला कि रेफरेंस याद करने से ज्यादा मतलब है नहीं। उन्होंने एक जगह पे बोला है किसी भी रोग का नाम देना जरूरी नहीं है, उस रोग की चिकित्सा करना जरूरी है। उस रोग के कारण का निवारण करना ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। आज आप अगर मुझसे पूछेंगे सर ये कौन सा रोग है, हो सकता है ना बता पाऊंगा कि कौन सा रोग आचार्य चरक ने आचार्य सुश्रुत में वर्णित किया, लेकिन आप मुझे उसकी डिटेल देंगे, उसकी हिस्ट्री देंगे, उस पेशेंट के सिम्टम्स को बताएंगे, हाँ मैं संप्राप्ति बना के उसका ट्रीटमेंट जरूर निकाल के दे दूंगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आचार्य ये नहीं कहता कि इस रोग का नाम क्यों रखा है। कि आचार्य चरक ने, जैसे आचार्य सुश्रुत में महाकुष्ठ अध्याय बोला है, आचार्य चरक ने जाकर के कुष्ठ अध्याय में सारी चीजें वर्णित कर दी हैं। अब इसमें ही कॉन्ट्राडिक्शन करें कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने नाम दिए हैं। नाम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो कंसेप्ट हैं, जो दोष दूष समुच्चय हैं, लगभग समान मिलते हैं। आप किसी भी संहिता को फॉलो कर सकते हैं। मैं नहीं कहता आप चरक संहिता को फॉलो कीजिए, मैं नहीं कहता आप भागवत को कीजिए, मैं नहीं कहता सुश्रुत को कीजिए। मुझे चरक संहिता समझने में अच्छी लगती है, क्योंकि सेकंड ईयर में मैंने 15 से 20 बार उसको पढ़ लिया था। समझ में नहीं आती थी, पढ़ लिया, पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन धीमे धीमे करके वो समझ में आई तो मुझे अच्छी लगने लगी। अभी भागवत संहिता भी पढ़ता हूँ मैं, सुश्रुत को कम पढ़ता हूँ, भागवत समझ में आने लगी। तो इसी बेसिस पे आप संहिताओं को पढ़िए, उनके रिसर्च पेपर को आप कोशिश कीजिए कि इस प्रकार के रिसर्च पेपर कहाँ मिलेंगे। एनसीबीआई की साइट पे मिल जाएंगे, द लैंसेट पे मिल जाएंगे, कई प्रकार के रिसर्च पेपर की साइट से वहां पर आप सर्च कीजिए कि भाई फीकल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कहाँ है। आप आज सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। ऐसे पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के बारे में आचार्य चरक ने बोला कि पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट करते वक्त आपको क्या प्रॉब्लम है आ सकती है और क्या चीजें करनी चाहिए। जब आप कोविड ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट भी आपको करना होता है, ये बिल्कुल सही है। मैं इसको 7-7 दिन के गैप में डिवाइड किया है मैंने। 7 दिन में कोविड को कंट्रोल करता हूँ, तो क्योंकि
रिसर्च ये कहती है कि शुरू के 7 दिन क्रूशियल होते हैं, वहां पर पेशेंट का ब्रीथलेसनेस मिलना स्टार्ट होती है अगर वो ट्रीट नहीं किया तो। वहां पर कोविड ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं, उसके बाद कोविड ट्रीटमेंट को कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं, देन पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, जहां पर 3 पॉइंट आचार्य चरक ने बोले हैं: ब्रहण, समन और कर्षण। ब्रहण करना है उस पेशेंट को, इस दौरान में काफी समय से इतनी ज्यादा वीकनेस आ चुकी होगी कि उसका धीमे धीमे ब्रहण करना है, लेकिन कफ दोष अगर उसका पूर्व में बढ़ा था तो कफ दोष को इतना नहीं बढ़ाना है कि प्रॉब्लम हो। उसके लिए कुछ ड्रग्स आप कर सकते हो। मैं मुलेठी को प्रेफर करता हूँ, अश्वगंधा को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये प्राकृतिक कफ को प्रमोट करते हैं और ये साथ में पाचक प्रकृति भी रखते हैं और इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। पेशेंट की अग्नि पहले से ही मंद है तो हमें इजी टू डाइजेस्ट चाहिए। किसके साथ मिलाता हूं? तालीस आदि चूर्ण के साथ, क्योंकि तालीस आदि चूर्ण को अरुचि रोगाधिकार में जाकर के आचार्य चरक में लिखा है। हमारे रायक्षमा अध्याय में जाकर के आप देखें तो वहां पर लिखा है। इस प्रकार से मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाता हूं, पेशेंट को देता हूं। तो ब्रहण करना है, साथ में ब्रहण कैसे कर सकते हैं? ब्रहण आप कर सकते हैं साथ में उसको अच्छा खान पीन खिला करके, कुछ दालों का सूप उसे पिलवाइए, प्रोटीन की कमी पूरी हो। बहुत सी चीजें हैं जो आप अपने खाने में से इंक्लूड कर सकते हैं जिससे उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की प्रकृति। पेशेंट की प्रकृति समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है समन। अब उसके अंदर जो दोष बढ़े रह गए हैं, जैसे आफ्टर कोविड ट्रीटमेंट उस किसी को ड्राई कफ आ रहा है, किसी को अल्सर्स हो रहे हैं, ये थ्रोट में जाकर के छाले वगैरह हो रहे हैं, इसोफेजियल अल्सर्स हो रहे हैं, किसी को बॉडी में पैनिक हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन उसकी बॉडी में अब उतना नहीं बचा है। इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको दोष का शमन करना है। आपको वात दोष को कंट्रोल करना है या कफ को करना है या पित्त को करना है, वो आप डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स को देख के आप समन चिकित्सा पे जाएंगे। तो पहला ग्रहण करना है, दूसरा शमन करना है, तीसरा कर्षण। अब आप कहेंगे कर्षण क्यों करें? डॉक्टर राम जी के साथ मेरी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारी टीम में है, हमारा रात को डेली डिस्कस होता है ऐसे ही किसी ना किसी टॉपिक को लेकर के, जो वो पढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं, उसका कंक्लूजन लेके आते हैं कि चिकित्सा सिद्धांत में ऐसी चीज क्यों कही होगी। तो उस पर डिस्कस हुआ कि कर्षण करने के लिए बोला है या कर्षण ना करने के लिए बोला है। कर्षण को समझे तो कर्षण का अर्थ क्या होता है? स्क्रैपिंग, खरोंचना, किसी चीज को कम करना, जो बड़ी है उसको कम करना। तो ये अपने यहाँ पे क्या करता है? लंघन चिकित्सा में भी यही होता है, लेकिन यहाँ कर्षण नाम क्यों दिया है? यहाँ कर्षण इसलिए बोला है कि किसी भी व्यक्ति को इतना लंघन नहीं करा देना कि वो कर्षण की अवस्था में चला जाए और उसके शरीर की क्षमता कम हो जाए, तो फिर उसको वापस रिकवर करना मुश्किल ना हो जाए। क्योंकि ज्वर यहाँ पर मिल रहा है, ज्वर हर रोग में, आपने पढ़ा होगा, ज्वर हर रोग में प्रधानतः मिलता ही मिलता है, इसलिए ज्वर को सभी रोगों का राजा बोल दिया है। तो ज्वर की चिकित्सा या किसी भी रोग की चिकित्सा करते वक्त हमें आम पाचन पर फोकस करना होता है। आम पाचन पर फोकस करते वक्त आपको लंघन ही कराना सबसे बेस्ट होता है। और लंघन आप कितने टाइप से करा सकते हो? तो आचार्य चरक ने फिर बोला है सूत्र स्थान में जाके, चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुतातपा पाचनान्य उपवासस्य व्यायामश्चेति लंघनम। आप उसको व्यायाम करा दो, पाचन द्रव्यों के साथ करा दो, आप उसको किसी भी प्रकार से लंघन करा सकते हैं। आप उसको फलाहार पर रख के आप लंघन करा दीजिए। लंघन का मतलब होता है लघु आहार, जो कि शरीर में लघुता उत्पन्न करे और सेल्स को, कोशिकाओं को, उनके अंदर उपस्थित गंदगी को डाइजेस्ट करने का मौका दे सके, जो कि लाइसोजाइम, जो कि कोशिका फैगोसाइटोसिस के थ्रू कर सकती है। मैक्रोफेजेस को एक्टिवेशन मोड पे आ जाती हैं, साइटोकाइनेंस के थ्रू ये हेल्प मिल जाती है। तो सेलुलर जो इम्यूनिटी होती है वो भी हमारी बढ़ने लगती है। इसलिए आप देखें कि हर रोग में लंघन के बारे में जरूर बोला गया। आप जब लंघन करवाते हैं तो पेशेंट को बहुत ज्यादा लाइटनेस होती है और पेशेंट का रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू पेशेंट का बढ़ने लगता है। एक कंसेप्ट और आचार्य चरक ने बोला है, जो आप पढ़ेंगे दीर्घ जीवती अध्याय में ही बोला है, सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य। इस प्रकार से बोला है कि समान, और सभी को मालूम होगा, आप भी उस चीज को जानते होंगे जो मैंने श्लोक बोला है, कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसको मैं
मैंने वही बोला कि हमें आचार्यों की सोच के अकॉर्डिंग पकड़ना है कि कितना हम उनको समझ सकते हैं। जितना भी, अगर इतना भी समझ में आ गया तो बहुत कुछ हमारे लिए अच्छा होने वाला। अब आप अगर वायरस, इसी अभी कोविड को ही समझ लीजिए, क्योंकि करंट में चल रहा है, बाकी बहुत सी डिजीजों में आपको कंसेप्ट अप्लाई करने को मिलेगा, आप जब भी पढ़ें अप्लाई करके देखें। कोरोना के वायरस हो या कोई भी वायरस हो, उसकी लेयर किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की, लिपिड और फॉस्फेट ग्रुप। और उस लेयर को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तब तक वो वायरस प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि वही उसकी प्रोटेक्शन है। लेकिन आपने अगर उस लेयर को ब्रेक कर दिया तो उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वो वायरस जब तक इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, कोरोना का वायरस वैसे भी डबल मेम्ब्रेन वेसाइकल डेवलप करता है सेल के अंदर जाकर के, तो उसको और मारना मुश्किल हो जाता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? हम पेशेंट को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी तेलीय भोजन नहीं करना है, चिकना स्निग्ध भोजन नहीं करना है आपको। पहली चीज पे हम ये बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि सर्वदा सर्वसामान्यम सामान्यम वृद्धि कारणम, ये केवल आपके शरीर के साथ ही उपयुक्त नहीं है, प्रकृति की हर चीज के साथ उपयुक्त है ये सिद्धांत, कि जैसी चीज बनानी है वैसी चीज देनी होगी। तो जब उसकी लेयर फॉस्फोलिपिड की है, फॉस्फेट और लिपिड से बनी है, तो लिपिड वाली चीजें उसे क्यों दे रहे हैं? अगर आप तेलीय चीजें, स्निग्ध चीजें देंगे तो लिपिड उसको मिलेगा, और लिपिड से वो अपने जो भी रेप्लिकेशन करेगा उसके ऊपर कवरिंग बनाता हुआ जाएगा, और वायरस का वायरल लोड बढ़ता जाएगा और वो जाके आपको खत्म कर देगा। तो वही चीज है ना कि इसको समझना है कि उसको एक वायरस आपकी बॉडी में आता है, सिंगल वायरस, और जाके वो लाखों करोड़ों वायरस को पैदा कर देता है। क्यों करता है? केवल आपके शरीर में जो उपस्थित फूड मटेरियल है उसको अपने लिए यूज करता है। और अगर हमने उसी चीज को कम कर दिया, क्या हुआ? कुछ दिन तक लिपिड नहीं लेंगे, 7 दिन तक लंघन पर रहेंगे, लिपिड नहीं लेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, लो क्वांटिटी में लेंगे, लिक्विड डाइट पर रहेंगे, मिनरल्स को लेंगे। क्या हॉस्पिटल्स में एडमिट पेशेंट जो बोटल्स होती हैं उन पर चलते हैं, तो क्या वो पेशेंट जिंदा नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। कुछ समय तक का ये संघर्ष है, उस चीज को हमें फॉलो करना है, तो हम उसको लिपिड नहीं देते। तो सर्वदा सर्वभावान सामान्य वृद्धि कारण, आपने अगर वो चीज दे दी होती तो रोग बढ़ जाता। लेकिन आपने क्या किया? आपने ह्रास हेतु विशेषस्य ये वाला सिद्धांत वहां पे अप्लाई कर दिया, उसको बढ़ने से रोक दिया और बॉडी की हेल्प कर दी। सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम, उस समय बॉडी को जो चीज की जरूरत थी, आप प्रोटीनियस डाइट दे रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डाइट दे रहे हो, आप उसको लिक्विड डाइट दे रहे हो, ताकि उसकी बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने की वजह से लिवर और किडनी पर बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। तो इसी प्रकार आप एक एक सिद्धांत को पकड़ते हुए आगे बढ़िए। और मैं ये नहीं कहता कि चरक को ही फॉलो कीजिए, आप सुश्रुत को फॉलो कीजिए, भागवत को कीजिए, चरक को कीजिए। सभी डिफरेंट टाइम पर आए हैं, हर युग में वो अलग अलग तरीके से आए हैं, तो उनके उस समय के हिसाब से उनकी अप्रोच अलग रही है। जैसे अगर आज की डेट में अगर मैं या कोई भी चरक संहिता को लिखता है या खुद की संहिता लिखता है, तो किस चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? आपको एंशियंट टाइम के सिद्धांतों के साथ कुछ मॉडर्न पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे जो आज संहिताओं में लिखे जा रहे हैं। तो वो आज के हिसाब से होगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि उस समय जो संहिता लिखी गई थी वो गलत थी। ऐसे ही आचार्य सुश्रुत अलग टाइम पे आए, उन्होंने उस समय की डिजीजों को पकड़ते हुए, उस समय की परिस्थिति, उस समय के वातावरण को पकड़ते हुए अपनी डायग्नोसिस बनाई, उन्होंने लिखा। आचार्य भागवत है, उन्होंने उस हिसाब से लिखा। तो यही चीज हमें करनी है, हमें किसी भी चीज के सिद्धांत पकड़ने हैं। चिकित्सा स्थान से ट्रीटमेंट करते वक्त सूत्र स्थान के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को आपस में रिलेट कीजिए, दोनों को मिला के देखिए और सोचिए कि इससे एक नया सिद्धांत जो सिंपली हमें समझ में आए वो क्या बन सकता है। आप अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैंने सेकेंड ईयर में चरक संहिता में पढ़ा था कि वासा यानी अड़ूसा, एडाटोदका वासिका जो है, वो आचार्य चरक ने बोला कि जब तक इस पृथ्वी पे है, जब तक रायक्षमा जैसी डिजीज, कुल मिला के हमारे औरोगत जो डिजीज है वो आपको परेशान नहीं कर सकती। उस समय पर ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था, ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका कफ शांत नहीं हो रहा था, उनको ब्लड आ रहा था मुंह से। तो उस समय पर वो मेरे से जुड़े और मैंने कुछ नहीं किया, त्रिकटु को मिलाकर के पीस के, और ग्वालियर फोर्ट है हमारे यहाँ पे, वहां पे मैं ढूंढते हुए गया, वहां मुझे अड़ूसा जाके मिला, मैंने उसके पत्ते पीस के मैंने गोलियां बना के उन्हें पकड़ा दी। मैंने एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या बिगड़ रहा है, और मैंने कहा इनको चबा चबा के इसका रस ले लेके आपको खाना है।
चबा चबा के रस ले लेके उनको खिलाया। उस पेशेंट को 3 या 4 दिन के बाद ब्लड आना बंद हो गया था, और उसकी जो कफ थी वो भी काफी हद तक कम हो चुकी थी। वहां से कॉन्फिडेंस जगा द्रव्य गुण के प्रति, आचार चरक के प्रति, हमारी फिजियोलॉजी के प्रति। अन्यथा हमें इतना प्यार नहीं था आयुर्वेद से, क्योंकि हम भी उसी समय से आए थे जिस समय से आप आए हो, मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न। लेकिन फिर समझ में आया कि आयुर्वेद में आना एक सौभाग्य है। आयुर्वेद आपको चुनता है, आप आयुर्वेद को नहीं चुनते। तो जब उसने आपको चुना है तो दम से लग जाइए, पूरी हिम्मत से लग जाइए। और जिस प्रकार से आज कोरोना के टाइम पर रंजीत जी और पल्लव जी जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से सेशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं काफी सीनियर्स का, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उन लोगों का, इस प्रकार से अगर ज्ञान प्रवाह आगे भी चलता रहे तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आयुर्वेद का। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर कभी किसी टॉपिक को लेकर जरूर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।